निकालने वाली है 4 दिवसीय न्याय पद यात्रा। 26 से 29 मई तक किरंदुल से दंतेवाड़ा तक निकलेगी यात्रा। खनिज संसाधनों को बचाए रखने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। बस्तर संभाग में जल जंगल जमीन के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये न्याय पद यात्रा निकलेगी। 26 मई को किरंदुल के गांधीनगर चौक से यात्रा की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 दिवसीय न्याय पद यात्रा निकालने वाली है। 26 से 29 मई तक ये न्याय पद यात्रा कांग्रेस निकालने वाली है। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक ये न्याय पद यात्रा निकलेगी और खनिज संसाधनों को बचाए रखने के लिए यात्रा निकाली जाएगी। बस्तर संभाग में जल जंगल और जमीन के लिए ये पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी और 26 मई को किरंदुल के गांधीनगर चौक से यात्रा की शुरुआत होगी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी मैं। नितेश, देखिए कांग्रेस लगातार कोई ना कोई यात्रा निकालती रहती है। अभी संविधान बचाओ रैली उन्होंने निकाली थी, यात्रा निकाली थी, उसके बाद अब न्याय पद यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। आखिर क्या मायने इसके और कांग्रेस इस पद यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा लगातार जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात की जाए वो बस्तर को केंद्रित किए हुए हैं। अगर चुनावी परिणामों की बात की जाए उस समय काफ़ी डैमेज हुआ था बस्तर में, सरगुजा में, उसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है। आपने संविधान बचाओ यात्रा की बात की, वो एक तरफ चल ही रही है प्रदेश में, दूसरी तरफ अब 26 तारीख से लेकर जो है ये दूसरी यात्रा का जो है पीसीसी चीफ प्लान कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने इंद्रावती बचाओ यात्रा भी की थी। तो इस तरीके से लगातार वो ये बात भी कहते हुए नजर आए हैं कि नक्सल उन्मूलन अभियान में जो नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ के जल जंगल जमीन का क्या होगा, इस मुद्दे पर वो घेरने की कोशिश भी करते हुए नजर आए हैं। तो अब चूंकि वो चीज़ें वो अभी तक कह रहे थे, अब उसे धरातल में जो है क्रियान्वित करने के लिए अब उन्होंने यात्रा का प्लान निकाला है। यात्रा जो है तमाम बस्तर के सभी इलाकों पर जाएगी, जगह जगह जाकर वहाँ जो है दीपक बैज ये सब बातें कहते हुए नजर आएंगे। इस संदर्भ में जो है कांग्रेस के द्वारा जानकारी साझा कर दी गई है और इस रैली के संदर्भ में राहुल गांधी से भी उनको एप्रिसिएशन मिला है। तो बहरहाल ये नेशनल जो डायस्पोरा में न्याय यात्रा का जो राहुल गांधी का देखा गया था उसकी भी कहीं ना कहीं इस यात्रा में छाप दिखाई देगी। कहीं ना कहीं समझा जाए कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस घर घर पहुंचना चाहती है, जनता के बीच रहना चाहती है। नितेश, आप बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के पद बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 11 नए पदों की मंजूरी दे दी है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य के आईपीएस कैडर का पुनर्निरीक्षण कर पदों को मंजूरी दी गई है। भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुआ। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या अब 153 हो गई है। तो देखिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों के पद अब बढ़ा दिए गए हैं और केंद्र सरकार ने 11 नए पदों की मंजूरी दे दी है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करूंगी। नितेश, देखिए जो छात्र अब तक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए वहां पर तैयारी कर रहे थे, अब 11 पदों को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब आईपीएस बढ़ जाने वाले हैं। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इस संदर्भ में जो है काम करता है और उसकी सलाह रही कि यहाँ पर आईपीएस बढ़ना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि प्रशासनिक जिलों में जो है बढ़ोतरी आई थी, पूर्ववर्ती सरकार ने कई जिलों की संख्या बढ़ाई थी। उसके बाद आप जनसंख्या की बात करें, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और लगातार क्राइम को टैकल करने के लिए चाहे आधुनिक आईटी जो है उसका प्रयोग हो या फिर पेट्रोलिंग की हो, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है कि उसे बढ़ाया जाए और उसके लिए अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जो कि आईपीएस की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था का संचालन करना। तो नए जिले, आबादियों की बढ़ोतरी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इन सभी की यहाँ पर नियुक्ति होगी और इसी तरीके से यहाँ की पुलिसिंग और सुदृढ़ हो सकेगी। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो और भी ज्यादा मजबूत हो। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। वहीं इधर देखिए दिल्ली में नीति आयोग की आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे।
विकसित भारत 2047 पर मंथन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज दिल्ली में भारत मंडपम में नीति आयोग की बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 पर इस बैठक में मंथन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 87,50,000 के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की नई नीति की ये सफलता है। तो देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि ऐतिहासिक सफलता जवानों को, डीआरजी के जवानों को मिली थी, उसके बाद एक बार फिर बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है छत्तीसगढ़ में, जहां बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इधर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर गढ़चिरौली जिले के भामगढ़ क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ ने मुठभेड़ में 4 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। इस अभियान में एक दलम कमांडर समेत 3 दलम सदस्य शामिल थे, जिन पर महाराष्ट्र सरकार ने 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यह मुठभेड़ कवंडे पुलिस स्टेशन के पास इंद्रावती नदी के किनारे घने जंगल में हुई है। गढ़चिरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विशेष अभियान शुरू किया था और घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक SLR, 2 303 राइफल, एक भरमार बंदूक और वॉकी टॉकी, कैंपिंग गियर और माओवादी प्रचार सामग्री समेत कई हथियार बरामद किए। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हाल ही में 27 माओवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों की एक और बड़ी सफलता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से जवानों के हौसले बुलंद हैं। खूनी नक्सलियों को ढेर करने वाले जवानों का जोश हाई है। वो नाच रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सैनिकों के जंगलों में लगे कैंपों में उनके बीच जाकर खुशियां बांट रहे हैं और उनको इनाम में बाइक दे रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर इस खास रिपोर्ट। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने क्या खोया क्या पाया, इसकी बात होती रहेगी। लेकिन इतिहास और वर्तमान के अंतर को समझना हो तो ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर देती हैं। पहली तस्वीर कुछ साल पुरानी है, जिसमें महिला नक्सली नाच रही है, जश्न मना रही है और जवानों की शहादत पर लाल आतंक का परचम लहरा रही है। लेकिन अब समय ने करवट बदली और इसका सबूत है ये तस्वीरें, जहां हमारे डीआरजी के जवान विजय का उत्सव मना रहे हैं और बता रहे हैं नक्सलियों के खात्मे का समय अब चंद दिनों का मेहमान है। उत्सव होना भी चाहिए, जश्न मनना भी चाहिए। आखिरकार नक्सल संगठन का महासचिव बसव राजू मारा गया है। जब नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर को मारकर जवान वापस लौटे तो लगा कि होली और दिवाली एक साथ आ गई। जवान जैसे ही वापस आए तो रंग गुलाल के साथ उनका स्वागत किया गया। जवानों की आरती उतारी गई और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर जवान झूम उठे तो लगा कि नारायणपुर की लाल रक्त से लिपटी हवा में नक्सलवाद के अंत का सुकून बहने लगा है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा नारायणपुर के बासिल कैंप पहुंचे। जवानों को उपहार में बाइक दी और हरी झंडी दिखाकर जवानों को रवाना किया। सीएम ने कहा कि जवान इस सम्मान और इन उपहारों के हकदार हैं, क्योंकि इस अबूझमाड़ की पहेली को सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जवानों को कितनी मुश्किलें आई होंगी, मुठभेड़ के दिन क्या क्या हुआ, जवानों से ही सुन लीजिए। जो टेरेन था वो काफी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और माड़ जो रीजन आता है उसका सबसे टॉप का जो उसका प्रोफाइल है वो बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स और घाटियां नदियां इस टाइप की हैं। बहुत तकलीफ के साथ उसमें चढ़ना उतरना ऐसा हो पाता है। वेपन्स हमारे फोर्सेस के द्वारा बरामद किए गए हैं
ये हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है। इसमें बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है और जो माओवाद का महासचिव पोलित ब्यूरो का जो सदस्य बसव राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा झटका है। नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गई है। नारायणपुर जाने से पहले सीएम रायपुर के माना में थे। सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान सोलंकी मेहुल को अंतिम विदाई दी। सोलंकी मेहुल ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने शहीद जवान के शव को कंधा देकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद जवान के पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम गुजरात के भावनगर भेज दिया गया। बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। आज 23 मई है। आज से लगभग 12 साल पहले 25 मई 2013 को नक्सलियों ने सुकमा की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। लगभग 200 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की मौत हुई। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा पर इन नक्सलियों ने 100 से ज्यादा गोलियां ताकी। उनके शव के ऊपर तांडव किया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिला नक्सलियों ने उनके शव के साथ जो किया वो बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज इन नक्सलियों की मौत पर जवान जश्न मना रहे हैं और लिख रहे हैं विजय गाथा की एक अमर कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखा आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ बदल रहा है। बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेमेतरा की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस थाने से फरार हो गया है। इससे पहले भी 2 बदमाश फरार हो चुके हैं। बेमेतरा के थान खमरिया थाना का ये पूरा मामला है और यहाँ से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बेमेतरा से बता दें, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस थाने से फरार हो गया है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी 2 बदमाश यहां से फरार हो चुके हैं। बेमेतरा के थान खमरिया थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ भूपेंद्र साहू फोन कॉल पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करूंगी। भूपेंद्र, बताया जा रहा है कि पुलिस थाने से आरोपी फरार हो गया। आखिर कैसे फरार हो गया, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? जी प्रतिज्ञा, देखिए कि ये बेमेतरा जिले का पहला मामला नहीं। इससे पहले 3 महीने भी एक जो दुष्कर्म आरोपी है जो संबलपुर चौकी क्षेत्र का है, वो भी ऐसी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। तो आज तक पतासाजी करते रहे, लेकिन अभी पुलिस उस मामले में नाकाम रही है। जी। और कल एक दूसरी बड़ी फिर घटना हो जाती है जो थान खमरिया थाना क्षेत्र है, वहाँ से फिर एक दुष्कर्म का जो आरोपी है दुर्गेश यादव, वो फरार हो जाते हैं। तो पुलिस की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी लापरवाही उजागर करती है। यदि वो आरोपी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो जो जिले की जनता है उनको कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, सबसे बड़ी सवाल पैदा होता है। अगर आरोपी को ही पुलिस थाने में नहीं रख पा रहे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम अपडेट के लिए। वहीं तो देखिए, बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाट में फिर लंबा जाम लग गया है। घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। तेज बारिश के चलते घाटी में जाम में राहगीर फंस गए हैं और घाटी में नाली निर्माण न होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। मौके पर केशकाल पुलिस मौजूद है। जाम खुलवाने का प्रयास लगातार जारी है। तो बस्तर की लाइफलाइन कही जाती है केशकाल घाटी और यहाँ पर एक बार फिर से लंबा जाम लग गया है। घाटी के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तेज बारिश के चलते घाटी में जाम में राहगीर फंसे हुए हैं और घाटी में नाली निर्माण न होने के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीरज उपाध्याय फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, बस्तर की लाइफलाइन जो केशकाल घाटी है, वहां एक बार फिर से लंबा जाम लगा है। किस वजह से ये जाम लगा है और फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए बस्तर की लाइफलाइन कहलाने वाली केशकाल घाटी है। बाईपास मार्ग का निर्माण न होने के कारण केशकाल घाटी ही एकमात्र मार्ग है
जहाँ से सभी गाड़ियां होकर गुजरती हैं और ट्रैफिक बढ़ने के कारण अक्सर रात में जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि घाटी में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न शौचालय है, न पानी है, न किसी और प्रकार की व्यवस्था। ऐसे में जो बस में महिला और बच्चे फंसते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। फिलहाल केशखाल पुलिस ने बहुत मशक्कत करके जाम खुलवाया, लेकिन पूरी रात रुक रुक कर जाम लगता रहा। फिलहाल जाम बहाल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया नीरज तमाम अपडेट के लिए। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत अब पुलिस अफसरों की शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पहले अफसरों को शनिवार और रविवार को 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें शनिवार को भी पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहकर अपनी ड्यूटी निभानी होगी। डीजीपी ने सभी संबंधित अफसरों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। पर इस फैसले को डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रशासनिक दक्षता और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए सभी से सहयोग की अपील की है। अब शनिवार को भी पुलिस मुख्यालय में सामान्य कार्य दिवस की तरह काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2 दिन की छुट्टी को अनुचित बताते हुए कहा कि जनता के काम पहले हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर अन्य विभागों में भी ये व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे शासन प्रशासन की कार्यशैली में सुधार होगा। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है, तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उस आदेश के आधार पर ऐसा है कि अब शनिवार को भी ऑफिस खुलेगा, सबको काम करना है। भाई 2 दिनों की छुट्टी का मैं तो नहीं हूँ पक्षधर, मतलब ये है कि काम करने की आवश्यकता है। कोई ऐसे ही हफ्ते में 2 दिन ही काम होता है, 2 दिन तो छुट्टी होती है शनिवार को, लेकिन उन दिनों पर भी काम होना चाहिए। और वकील कल्चर का आधा कारण ये है कि बहुत काम है करने को, बहुत काम है करने को जनता। और इधर देखिए, दुर्ग पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मकान मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जयंती नगर के एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। ग्राहक बनाकर पुलिस ने मकान में छापा मारा और पुलिस ने 2 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। मकान से आपत्तिजनक वस्तुएं भी जब्त की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जयंती नगर के एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक देह व्यापार की सूचना मिलती है, घर में देह व्यापार चल रहा है, तो उसमें सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची, रेड की गई और उसमें जो मकान की मालकिन महिला थी उसका क्लियर इन्वॉल्वमेंट था, उसको वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और साथ साथ 2 और पुरुष थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें और भी लोग जो शामिल हो सकते हैं पूरी चेन में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूपीएससी परीक्षा के संबंध में बैठक हुई। ऑब्जर्वर डॉक्टर प्रियंका और कलेक्टर ने लिया ये बैठक। संभागायुक्त महादेव ने भी अलग से बैठक ली। विलियम्स परीक्षा के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। जरूरी दिशा निर्देशों को भी जारी किया गया है। 25 मई को आयोजित होने वाली है यूपीएससी की परीक्षा और इस परीक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर में की गई है। ऑब्जर्वर डॉक्टर प्रियंका और कलेक्टर ने ये बैठक ली है और संभागायुक्त महादेव ने भी अलग से इसकी बैठक ली। और इधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में झमाझम बारिश देखने को मिली। बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आधे घंटे की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और 2 से 3 फीट तक सड़क पर पानी भरा है। सड़कों में कारें फंसी हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नगर निगम के ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलती नजर आई। अवैध कब्जा की वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है। तो ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की हैं, जहां पर झमाझम बारिश हुई और अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है और इससे पहले झमाझम बारिश हुई जिसने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आधे घंटे की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया।